हाँ जी बच्चा लोग, तो हमने पीवाईक्यू कर लिया इस चैप्टर का। तो जो अब हम करेंगे वो है एनसीईआरटी रिकॉल। अगर आपको नहीं पता है कि ये किस सीक्वेंस में सारी चीजें चल रही हैं, तो आप जाकर वो जो 3 स्टेप बायोलॉजी के सर ने बता रखे हैं कि लास्ट मोमेंट कैसे रिवीजन होती है, उसको जरूर देखो। तो आप पहले चिंटू नोट से चैप्टर पढ़ते हो, आप मेरे साथ 10 इयर्स के पीवाईक्यू करते हो, जिसमें हम सारे एफएटीज कवर कर लेते हैं। और क्योंकि अब हमें ये भी देखना है एनसीईआरटी हमें कितने अच्छे से आती है, हमें पूरी एनसीईआरटी की पकड़ होनी चाहिए, तो हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी रिकॉल, जो बहुत बहुत फेवरेट सीरीज है बच्चों की, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। और अगर गलती से पढ़ने के बावजूद कहीं एनसीईआरटी छूटी होगी तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। अपना स्कोर जैसे मुझे कुछ बच्चे बता रहे हैं वो कंटिन्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। मैं हर एक कमेंट आप लोगों का रीड करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बताते हैं कि हमने सब ठीक किया, कुछ गलत नहीं किया, या कुछ गलतियां कर भी रहे हैं तो मेरे को पता है कि अब ये एग्जाम में नहीं करेंगे। 2025 के लिए मेरे सभी बच्चे सॉर्टेड हैं। तो उसी उम्मीद के साथ आज वाला रिकॉल भी हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हम एक भी गलती ना होने दें। लेकिन 2026 या 2027 एस्पिरेंट्स को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरी डेडिकेटेड टीम जो आपके साथ लगी रहती है, लास्ट तक आपके साथ लगी रहती है, आप हमारे साथ अपनी जर्नी तय कर सकते हैं। आप हमारे साथ आके हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आके 24 आवर्स हमारी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए यहाँ पर है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन फ्री कैंपस है, क्योंकि मोबाइल फोन यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आपकी गारंटीड मेडिकल कॉलेज में सीट की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। यहाँ पर आकर इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ करने के लिए, इस जर्नी को हमारे साथ करने के लिए आपको जाना है साइट anandmoney.in पे। साइट पे जाइए, साइट पे जाकर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए जो कि नीट यूजी है। अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिएगा और आपको सारे बैचेस वहां पे बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप साइट पे जाइएगा anandmoney.in, और अगर आप उस पे जाएंगे आपको ऐसे कैटेगरीज दिखाई देंगे। आप नीट यूजी पे क्लिक करना, सेव करना, आपको सारे बैचेस दिखाई देंगे। जो एक बैच यहाँ पर अभी ओपन हो रखा है वो 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का है। आप यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी भर रही हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी टीम से रिलेटेड है, क्लासेस से रिलेटेड है, आपको इस पेज पे मिल जाएगी। सब एजुकेटर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑल्दो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको यहाँ पे आने से रिलेटेड, नोएडा में हमारे साथ रहकर पढ़ने से रिलेटेड, शिफ्ट होने से रिलेटेड, हॉस्टल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो ये एक नंबर आपके लिए दिया गया बेटा, 9007002666। इस नंबर पे कॉल करना। सारे जितने भी कंफ्यूजन आ रहा है मन में कि कैसे क्या होगा, आपको सब सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। क्या कुछ अवेलेबल है, क्या कुछ चाहिए, कैसे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, क्या क्या सेशंस रहते हैं, क्या क्या शेड्यूल रहता है, सब कुछ का जवाब आपको मिलेगा। एंड विल मेक श्योर कि आपको कोई भी किस्म की परेशानी ना हो पाए। ठीक है, तो चलो हम वापस से अपने एनसीईआरटी रिकॉल पे आते हैं और पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाले हैं, वो सिर्फ एमसीक्यू नहीं होंगे, हम डायग्राम भी, मैच द फॉलोइंग भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी। सोचो आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी कितनी स्ट्रांग है। तो हम हर एक तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्यों है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितना रिपीटेड है आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हर तरीके का हम करेंगे। तो पहले कह रहे हैं ह्यूमंस में स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोड्यूस तो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, 2 टेस्टिस है, हर टेस्टिस में 250 आपके पास लोब्यूल्स हैं, और हर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। उन ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स उनको बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट कंटेन लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स किसमें होता है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, जो टेस्टिक्युलर हार्मोन है जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, उसको किसने सिक्रीट किया, लेडिक सेल ने। लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या, इंटरस्टिशियल सेल। आज ही पीवाईक्यू में पढ़ाया था आप लोगों को। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज ओड फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रेटिटेस्टिस मिलेगा, एपिडिडाइमस मिलेगा, वास फ्रेंचिया मिलेगा, पर इस्थमस किसका हिस्सा है, इस्थमस फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। एंड फेलोपियन ट्यूब इज एन एक्सेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो आपको मेल में देखने को नहीं मिलता, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। फिर से आंसर आपके पास आएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following depicts the correct pathway of transport of sperm। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में देखा है, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत होगी रेटिटेस्टिस से, रेटिटेस्टिस के बाद पहले वासा फ्रेंचिया आएगा, फिर एपिडिडाइमस आएगा, फिर वास डिफरेंस आएगा, है ना। इफ्रेंचिया बाद में नहीं आ सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। इफ्रेंचिया बाद में नहीं आ सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और इफ्रेंचिया रेटिटेस्टिस से पहले आ जाए ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या होगा, ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एक्सेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स हैं, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। हमें कह रहे हैं कौन सा एक्सेसरी डक्ट नहीं है, तो रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंस, वासिफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, ये सब एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। पर यूरेथ्रा है ना, जो यूरेथ्रा आपके पास है वो तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का हिस्सा हो गया बेटा, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आने वाली एक्सेसरी डक्ट नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको डायग्राम दे दिया और आपको यहाँ पर ए बी सी डी को पहचान के करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रेटिटेस्टिस होती है, ये वास डिफरेंशिया होती है, ये एपिडिडाइमस होती है, और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये वास डिफरेंस है। तो ए आपके पास क्या है, वास डिफरेंस, वो एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं, आंसर तो आ गया। फिर उसके बाद आप जानते हो 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स है, ये आपके पास जो बी है ये सेमिनल वेसिकल होता है, फिर ये जो आपके पास सी है ये एक होता है, पेयर में नहीं होता, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और ये जो पेयर में होता है डी, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द पार्ट्स गिवन इन कॉलम 1 टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम 2, और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पीनिस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, और हाँ, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है 2, तो 2 मुझे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में हटा दूंगी। ग्लैंस पीनिस क्या होती है, तो वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, वो एक ग्लैंस पीनिस क्या होती है, तो वो एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनिस होती है, जो एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनिस का उसको हम ग्लैंस पीनिस कहते हैं। तो 4 हो जाएगा, 4 मुझे दोनों ऑप्शन में दे रखा है, और उसके ऊपर जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है उसे फोर स्किन कहते हैं या प्रोप्यूस कहते हैं, राइट। तो 3 का आंसर, सी का आंसर क्या हो जाएगा, 1। और लास्ट में यूरेथ्रल मीटस क्या है, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, तो वो 3 हो जाएगा। आंसर आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, ए। आंसर आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग इसमें से कौन सा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। तो मेल के एक्सेसरी ग्लैंड में 1 पेयर सेमिनल वेसिकल आते हैं, 1 प्रोस्टेट है और 1 पेयर बल्बो यूरेथ्रल है। प्रोस्टेट पेयर में नहीं है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एम्प्यूला जो है वो फेलोपियन ट्यूब, फीमेल में एक्सेसरी डक्ट का हिस्सा है, वो कोई मेल के एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। एम्प्यूला तो हम जानते हैं, फीमेल के फेलोपियन डक्ट में क्या क्या पढ़ते हो, फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या पढ़ते हो, इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसे फिम्बरी कहते हैं, आगे जाओगे स्वोलन हिस्सा एम्प्यूला, और लास्ट में इस्थमस। तो जानते हो आप फेलोपियन डक्ट को, है ना। नहीं तो पीवाईक्यू वाला सेशन मेरा दोबारा देखना, मैंने सारी चीजें रिवाइज करवा रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैच करना है आपको और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आप देख रहे हो कितनी वैरायटी है, एक एक लाइन कभी मैच के फॉर्म में आ रही है, कभी एमसीक्यू, कभी आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं, डायग्राम्स भी अभी आप देखोगे, आपने देखे भी हैं, तो सब इंक्लूड होने वाला है और पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। और ये अगर आप 100% कर रहे हो ना, मतलब आप तैयार हो 2025 के लिए, बिल्कुल हिम्मत मत हारना। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं सर्टोली सेल की बात करती हूँ तो सर्टोली सेल नर्व सेल होती है, वो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन देने का काम करती है, दैट इज 3। लेडिक सेल की अगर मैं बात करती हूँ, इसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, वो एंड्रोजन सिक्रीट करती है, यानी कि टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करती है, तो 1। तो आंसर तो आ चुका है, पर हम सारा सॉल्व कर लेंगे। एपिडिडाइमस की अगर मैं बात करूँ तो एपिडिडाइमस एक्सेसरी डक्ट हो जाएगी, एपिडिडाइमस एक्सेसरी डक्ट हो जाएगी, दैट इज 4। और यूरेथ्रल मीटस क्या है, ओपनिंग है, ये तो ओपनिंग है यूरेथ्रा की, तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है सेमिनल प्लाज्मा के बारे में, और हमको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। सेमिनल प्लाज्मा में सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल का आ जाएगा, प्रोस्टेट का आ जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल का आ जाएगा, तीनों का आएगा, ये बात तो करेक्ट है। इट इज रिच इन सुक्रोज एंड कैल्शियम, नहीं, एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज एंड कैल्शियम होगा, एंड इट कंटेन सर्टेन एंजाइम्स आल्सो, यस, फ्रक्टोज है, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स है, 3 और 1 ठीक है, लेकिन बी ठीक नहीं है, तो आंसर आपके पास क्या होगा, सी। ये लाइन है एनसीईआरटी की बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन आया हमारे पास। असर्शन कह रहा है स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस का टेम्परेचर लो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम रखने का काम करता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखने का काम करते हैं, हाँ, इसीलिए डिसेंडेड है टेस्टिस उसके अंदर। द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस वो जरूरी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो सही है ना, आंसर ये होगा, क्योंकि आपसे रीजन पूछेंगे कि क्यों लो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए, तो वो रीजन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, जिसके साथ हम एंट्री करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अमंग द फॉलोइंग इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आपके पास क्या आएगा, ओके, तो सर्विक्स है, बिल्कुल है, यूट्रस है, ओविडक्ट है, मेमरी ग्लैंड हो जाएगा बेटा, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स को हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ते हैं जो कि ओवरी है, हम एक्सेसरी डक्ट पढ़ते हैं, उसमें फेलोपियन ट्यूब आ गई, है ना, यूट्रस हो गया आपके पास, सर्विक्स आ गया, वजाइना आ गया, है ना, ये सब एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर हो जाएगा। मेमरी ग्लैंड्स को हम अलग से पढ़ते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि 3 ही तो चीजें पढ़ते हो आप, या तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, या एक्सेसरी डक्ट होगी, या एक्सेसरी ग्लैंड होगी, या एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा।
और साथ में मैमरी ग्लैंड्स भी हैं पर वो उसका हिस्सा नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे इसमें। ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो यूट्रस से जुड़ता है, सबसे लास्ट हिस्सा इस्थमस होता है बेटा, जो कि जाके यूट्रस से जुड़ता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। ये डायग्राम हमने पीवाईक्यू में भी रिवाइज किया था। यूट्राइन लेयर जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, क्योंकि यूट्रस की 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है। जिसमें लगातार साइकिल के दौरान चेंजेस आते हैं वो आपकी एंडोमेट्रियम है, वो थिक हो रही है, थिन हो रही है, बढ़ रही है, शेड हो रही है, वो सब उसी के साथ होता है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी यूट्रस लेयर है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो मसल में होंगे ना बेटा। तो जब बेबी की डिलीवरी होनी है तो यूट्रस की कौन सी लेयर में कॉन्ट्रैक्शन होती है? जिसमें मसल है, और मस्कुलर लेयर कौन सी है? मायोमीट्रियम है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी मैमरी लोब्स जो हैं हर ब्रेस्ट के अंदर होती है? तो 15 से 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होती है। कितनी? 15 से 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एल्वियोलाई ऑफ मैमरी ग्लैंड्स ओपन इनटू। तो सबसे पहले एल्वियोलाई जिनमें मिल्क बन रहा है वो किस में ओपन करती है? छोटी मैमरी ट्यूब्यूल्स में। वो जुड़कर बनाती है मैमरी डक्ट, फिर एम्प्यूला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर एरियोला के थ्रू, निपल के थ्रू बाहर। तो सबसे पहले एल्वियोलाई किस में ओपन करता है? मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन करता है। कितने लोब्स हैं? 15 से 20, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो रहा है? ए। यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो रहा है? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओवरी की अगर मैं बात करूं तो ओवरी में ओवम बनेगा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 स्टेरॉइड हार्मोन भी बनेंगे, तो 2 हो जाएगा। फिम्बरी जब ओवरी से ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। उसको पकड़ती कौन है? फिंगर लाइक फिम्बरी। तो फिम्बरी ओवम का कलेक्शन करती है, तो 4 हो गया। मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है बेबी की डिलीवरी के लिए, तो 1 हो गया। और एल्वियोलाई में मिल्क का सिक्रीशन होने वाला है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन एल्वियोलाई से मिल्क सिक्रीशन में मदद करता है, और जो लैक्टेशन हार्मोन है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, उसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो 3 हार्मोन्स आते हैं वहां पे, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में, पर आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। 3 लेयर है यूट्रस की, पेरीमेट्रियम है, मायोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम है, ठीक है। जो आपकी ग्लैंडुलर लेयर है जिसमें सिक्रीशन हो रहा है वो तो आपकी एंडोमीट्रियम ही होगी, राइट। तो एंडोमेट्रियम को 3 से मैच कर दूं तो सी का 3 है, वो तो मुझे 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब पेरीमेट्रियम पतली होती है, वो थिन मेम्ब्रेनस होती है, तो ए का होगा 4। और मायोमेट्रियम मतलब मसल है, तो वो थिक मसल की लेयर हो जाएगी, वो हो जाएगा 1। तो आंसर आपके पास आएगा बी। अभी आपको पता होना चाहिए, थिक मस्कुलर आपके पास मायोमेट्रियम होती है, थिन मेम्ब्रेन जैसी पेरीमेट्रियम होती है, और सबसे अंदर जो ग्लैंडुलर है जिसमें सिक्रीशन हो रहा है वो सब क्या है? एंडोमेट्रियम। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। मैच करना है अगेन आपको फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को उसके कैरेक्टर से। अगर मैं मोन्स प्यूबिस की बात करूं तो वो तो कुशन है फैटी टिश्यू का, तो ये तो हो जाएगा 2, जो कि मुझे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लैशी फोल्ड्स हैं, वो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, यहाँ पर भी 1 दे रखे हैं, यहाँ पर भी 1 दे रखे हैं। हाइमन जो है, हाइमन जो है वो वजाइना की ओपनिंग को कवर करती है ना, तो वो हो जाएगा 4। और क्लिटरिस जो है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि दोनों लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होती है और यूरेथ्रल के नीचे, सॉरी यूरेथ्रल ओपनिंग के भी ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कह रहा है ओवरीज गैमेट्स बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने ओवम बनाया, ओके गैमेट बनाया, और वो साथ में स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाती हैं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओविडक्ट, ओवरी, सर्विक्स, ठीक है। क्या इन सबको मैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट कह सकती हूँ? हाँ, उसमें फेलोपियन ट्यूब आती है, बिल्कुल सही बात है। उसमें आपके पास वैसे तो वजाइना आता है, यूट्रस आता है, तो वजाइना के साथ सर्विक्स भी आ गया और यूट्रस भी आ गया, लेकिन ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो एक्सेसरी डक्ट नहीं है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। आंसर आपके पास क्या होगा? सी। आंसर आपके पास क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कह रहा है जो एल्वियोलाई है मेमोरी लॉब्स में, वो अपने पहले ल्यूमेन में ओपन करती है, सही बात है, फिर वहां से मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, ये तो सही है। बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अभी सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट्स जुड़ के मेमोरी डक्ट बना रही हैं, अब ये तो गलत लिखा हुआ है ना। हम पढ़ते हैं कि मेमोरी डक्ट ओपन करती है एम्प्यूला में, पहले तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, फिर मेमोरी डक्ट, फिर बहुत सारी मेमोरी डक्ट जुड़ के फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट में जाती है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है ना। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। आज मैंने सुबह ही आपको पीवाईक्यू करते टाइम बताया था कि पोलर बॉडीज में मत जाना, वो तो हैप्लॉइड है, वो डिप्लॉयड होंगे नहीं, कैसी भी पोलर बॉडी क्यों ना हो, गोनिया ढूंढना या प्राइमरी साइट ढूंढना।
चाहे स्पर्मेटोगोनिया हो चाहे oogonia हो, वो 2n होता है, वो डिप्लॉइड होता है, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte ढूंढना, क्योंकि वो सेल होते हैं जिन्होंने अभी भी डिसाइड किया है कि हम करेंगे मियोसिस, तो वो डिप्लॉइड होते हैं। दो ही तरीके के डिप्लॉइड होते हैं, या तो गोनिया या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेल्स व्हिच अंडरगो माइटोटिक डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये माइटोटिक बोल रहे हैं, मियोटिक बोल नहीं रहे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया बहुत माइटोटिक डिवीजन करता है, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन करता है। उसमें से कुछ सेल्स होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिसाइड करते हैं कि हम मियोसिस करेंगे, तो ये मियोसिस 1 करते हैं, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो मियोसिस 2 करते हैं। मियोसिस 2 से जब स्पर्मेटिड बनता है तो ये स्पर्मेटिड आगे डिफरेंशिएशन करता है, वो भी माइटोसिस नहीं करता। तो इनमें से माइटोसिस तो एक ही कर रहा है, जो सबसे पहले वाला था, जो कि आपका स्पर्मेटोगोनिया था। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें इमैच्योर मेल जर्म सेल्स का डिवीजन होता है और वो स्पर्म बनाते हैं। तो आपको करेक्ट वन बताना है इस रेफरेंस के लिए। स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं और वो हमेशा मियोटिक डिवीजन करेगा। अब आप देखते जाना, स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है तो 46 है, वो हमेशा मियोटिक करेगा नहीं, वो तो माइटोटिक करता है, गलत हो जाएगा। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसने वो है जिसने सोचा है कि अब मैं मियोसिस करता हूं, तो क्या वो आगे माइटोसिस करेगा? नहीं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी के मियोसिस से बना है, तो क्या उसके पास 23 क्रोमोसोम है? हाँ, क्योंकि वो हैप्लॉइड हो चुका है, और वो आगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। क्या स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स बनाता है? नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? सी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं उनका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज होना, उसके ल्यूमेन में रिलीज होना, और फिर वहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे बाहर जाना। तो स्पर्मिएशन में स्पर्म्स कहां से रिलीज होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, 2 बार पीवाईक्यू में आया है। ऐसा नहीं है हर बार वो फ्रॉम को सही मानते हैं, वो इनटू को भी सही मानते हैं, क्योंकि बेसिक फैक्ट यही है बेटा कि जो स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बना वो सर्टोली सेल में घुसा हुआ था। अब वहां से वो निकल के पहले ल्यूमेन में रिलीज होता है इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो स्पर्मिएशन है, और फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाता है। तो वो भी करेक्ट है, और अगर ऐसा पूछा जाए तब भी आंसर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ऐसा क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में देखा था। ढूंढो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना। तो इसमें स्पर्मेटिड्स बनेंगे? नहीं। स्पर्मेटोजोआ बनेगा? हाँ। स्पर्मेटोजोआ रिलीज होगा? नहीं, बनता है, रिलीज नहीं होता। स्पर्मेटोजोआ बनता है? हाँ। तो अब या तो आंसर बी है या डी है, अब मैं देख लेती हूँ। फिर कह रहे हैं स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड्स बनते नहीं, स्पर्मिएशन में स्पर्म्स रिलीज होते हैं या स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं, वो मुझे डी ऑप्शन में मिल रहा है। आंसर मेरे पास क्या होगा? डी। आई होप आप लोग अप्रोच समझ रहे हो कि लंबे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो उस दौरान किसका सिक्रीशन इंक्रीज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए? तो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए FSH LH दोनों आते हैं, है ना, और दोनों आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? तो उससे भी पहले GnRH दे रखे थे, शुरुआत तो वहां से है, पहले GnRH आता है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो पिट्यूटरी को कहता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, तो पिट्यूटरी FSH और LH को रिलीज करता है, और आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक फिगर दे रखा है ना, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो इसमें आपको ABCD बताना है, आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच गेट एक्टिवेटेड बाय FSH। ओके, इनको आपको पहचानना भी और आपको ये भी बताना है इसमें से कौन FSH से एक्टिवेट करता है। पहली बात ये क्या है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और मैं आपको आज सुबह पीवाईक्यू में FAT डिटेल में बता चुकी हूँ, जिसने नहीं किया वो जाके पहले तो वो करो, कि ना आपको बता रखा है कि FSH भी आता है, LH भी आता है, ठीक है। LH जाता है लेडिक सेल के पास और FSH जाता है सर्टोली के पास। तो आपसे पूछ रहे हैं FSH किसके पास जाएगा? सर्टोली सेल के पास, जो न्यूट्रिशन सेल है, जो नर्व सेल है। अब इनमें अगर मैं आपको सर्टोली सेल पहचानने की कोशिश करूं तो ये सर्टोली सेल होता है, जो बाकी स्पर्मेटोगोनिया से अलग दिख रहा है ना डी, ये सर्टोली सेल होता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो वही आपको पहचानना है बेटा, ये ए क्या है? ये ऑफकोर्स आपके पास स्पर्मेटोजोआ है, ये बी आपको क्या दिखा रखा है? स्पर्मेटिड, जिससे स्पर्मेटोजोआ बन गया, और ये आपके स्पर्मेटोगोनिया क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो एंटीरियर पोर्शन है जो कि उसका हेड है, हेड के ऊपर आपको पता है इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, जिसमें सारे एंजाइम्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैच करना है आपको, ये स्पर्म के अलग अलग हिस्से आपको बता रखे हैं। तो जो हेड है, हेड में आपके पास ऑफकोर्स जेनेटिक मटेरियल है, तो ये हो जाएगा 4, 2 ऑप्शन में आपको दे रखे हैं।
मिडिल पीस जो आपके पास है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एनर्जी देने का काम करेगा, तो 3 इसी ऑप्शन में है, तो बाकी सब आप हटा सकते हो, आंसर आ गया। फिर भी एक्रोसोम में सारे एंजाइम है तो 1 हो जाएगा, और टेल मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ऑफकोर्स आंसर आपके पास क्या चला जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्पर्म का फिगर दे रखा है, आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट को मैंने सर्कल किया। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम एक्रोसोम कहते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने में मदद करते हैं। ये जो इसका नेक वाला, हेड के नीचे जो नेक वाला हिस्सा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नहीं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मिडिल पीस में होते हैं, नेक में सेंट्रियोल है, ठीक है। जो टेल है वो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जी हाँ, और एक ह्यूमन मेल 50 से 100 मिलियन स्पर्म्स कोइटस में इजैक्यूलेट करेगा। इतने कम में काम नहीं चलता बेटा, 50 से 100 मिलियन स्पर्म्स में काम नहीं चलता है, मिनिमम से मिनिमम 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 50 से 100 में काम नहीं चलता। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, पूछा भी इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, 2 और 4, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगर मैं oogenesis की बात करूं तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग क्यों है, अब आपको अलग चीज ढूंढनी है, क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू हो जाती है, ये बात सही है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, पर oogenesis एम्ब्रियो से शुरू हो जाती है, तो ये बात तो बेटा सही है। ये डिप्लॉइड गैमेट बनाती है, नहीं हैप्लॉइड बनाती है। ये स्पर्म बनाती है, नहीं, oogenesis कभी स्पर्म नहीं बनाएगी, तो आंसर आपके पास क्या होने वाला है, ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, टर्शरी फॉलिकल में दिखता है, और जब टर्शरी फॉलिकल बनता है तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका होता है, आंसर आपके पास क्या आएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगर मैं oogonia की बात करती हूँ तो वो गैमेट की मदर सेल होती है, oogonia सबसे पहली है ना, तो वो मदर सेल है, वो एक ही ऑप्शन में मुझको दे रखा है बेटा, तो आंसर तो आ गया, इतने में ही आ गया, पर हम बाकी चीजें भी रीड करते हैं। टर्शरी फॉलिकल में आपको एक कैविटी मिलती है, उसको पहचानने का तरीका है, उसे हम एंट्रम कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा थिक हो चुका होता है, उसमें ज्यादा लेयर्स आपको दिखाई देती हैं। प्लीज पीवाईक्यू वाला लेक्चर मेरा जाके देख लेना, मैंने उसमें ये सब चीजें ड्रॉ करके भी बता रखी हैं। और जो सेकेंडरी oocyte है वो प्राइमरी के मियोसिस से बनता है, तो वो हैप्लॉइड होता है, इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेकेंडरी पोलर बॉडी का एग के न्यूक्लियस से एक्सट्रूशन हो गया, ये कब होता है, एक्चुअली ना जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 1 के बाद बना होता है, तो आपकी मियोसिस 1 हो चुकी होती है लेकिन मियोसिस 2 हुई नहीं होती, और यही बेचारा ओव्यूलेट हो जाता है। अब ये जब ओव्यूलेट हो जाता है तो इधर से आता है स्पर्म। अब स्पर्म फ्यूजन नहीं कर सकता इससे, क्योंकि अभी ये हैप्लॉइड जरूर है पर इसमें अभी भी क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स वाले, तो इससे तो फ्यूजन हो नहीं सकता क्योंकि अभी तो मियोसिस पूरा हुआ नहीं। तो मियोसिस कंप्लीट करने के लिए स्पर्म इसके पास आता है, फर्टिलाइजेशन करता है, फ्यूजन अभी नहीं होता पर एंट्री ले लेता है। स्पर्म जैसे इसमें एंट्री लेता है, इसमें इंडक्शन होता है और स्टिम्युलेट होता है अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए, तो ये कन्वर्ट होता है ओवम में, जो कि आपका हैप्लॉइड गैमेट है, और साथ में पोलर बॉडी निकल जाती है, और साथ में पोलर बॉडी जो कि सेकंड पोलर बॉडी है वो निकल जाती है। तो सेकंड पोलर बॉडी कब निकली, जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। वो कब निकली, जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। और वो कब कंप्लीट होता है, स्पर्म के आने से पहले नहीं होता, स्पर्म के आने के बाद होता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले ही होगा ये चीज, है ना। तो स्पर्म आएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करवाएगा, ओवम बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमेशा याद रखना स्पर्म के आने के बाद लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। ये पीवाईक्यू में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने बार बार अच्छे से समझाया है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। स्पर्म तो आना पड़ेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। अगर ये गलती तुम लोगों ने 2025 में करी तो देख लेना। अब ये फिगर दे रखा है आपको, और आपको एक एनसर्कल्ड पार्ट दिखा रखा है, जो कि ये एनसर्कल्ड पार्ट है, तो आपको पता है ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, तो ये ओव्यूलेशन दिखा रखी है जिसमें ओवम बाहर आ गया। एक्चुअली ओवम लिखना नहीं चाहिए, होता ये सेकेंडरी oocyte है, पर चलो ठीक है, तो आपको एक व्यू दिखा रखा है। तो ये बोल रहे हैं जो एनसर्कल्ड पार्ट है इस फिगर का वो oogenesis शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, oogenesis शो कर रहा है। आइडेंटिफाई इट एज वेल एज द फॉलिकल, जो कि यहाँ पर है, तो सबसे मेच्योर फॉलिकल यहाँ पर है, उसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, और ये प्रोसेस ओव्यूलेशन का है जिसमें ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होता है। ये एक देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एट प्यूबर्टी। क्यों स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू हुआ, क्योंकि वहां पे उस टाइम जीएनआरएच बहुत ज्यादा रिलीज हुआ, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, उसी ने ही शुरुआत करी स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके साथ हम एंट्री करें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि पक्का 2025 में आएगा। बहुत हाईली रिपीटेड टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा पूछा गया पीवाईक्यू में, 2024 में भी आया था, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस अभी भी आपसे पूछा जाए।
मेनार्क जो होती है वो शुरुआत होती है प्यूबर्टी की। मेनार्क दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इज, तो पहला मेंस्ट्रुएशन, सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन, और जो सबसे आखिरी मेंस्ट्रुएशन होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो ये बात आपको पता है, यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ, वापस मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कम होगा। जो आपने ल्यूटियल फेस में जिनको बढ़ा रखा था कॉर्पस ल्यूटियम के होने की वजह से, उनको आपको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। और उसमें किसकी लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है, एंडोमीट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, उसी में सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं और उससे एसोसिएटेड सारी ब्लड वेसल्स भी टूटती हैं, एंडोमेट्रियम से एसोसिएटेड सारी ब्लड वेसल्स भी टूटती हैं। इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। इसलिए सारे ऑप्शन रीड करना बहुत जरूरी है। मायोमेट्रियम नहीं होगा, वो मसल है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है बर्थ गिविंग के दौरान, मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान नहीं। पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तब होगा अगर इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो अगर इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा आ ही चुका है, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगर जो आपका ओवम रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज हो गया, तो फिर तो बच्चा आ गया ना, फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगर आपका रिलीज ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब मेंस्ट्रुएशन होगा। तो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, इंग्लिश समझो कि अभी अभी मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हुआ है तो अब कौन सा फेज आएगा। तो मैंने आपको पीवाईक्यू वाले लेक्चर में अच्छे से दिखाया कि जो पहला फेज आता है वो प्रोलिफेरेटिव या फॉलिक्यूलर फेज आता है। वहां से जाकर अपने एफएटी रिवाइज करो अच्छे से, तो ये इसको सॉल्व करने में और मजा आने वाला है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग प्रोलिफेरेटिव फेज, जब प्रोलिफेरेटिव फेज चल रहा होता है तो ओवरी में उधर फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं और साथ में यूट्रस भी अपनी लेयर को थिक कर रहा होता है। तो इन सबको कौन इंड्यूस करता है ना, किसके लेवल्स, कौन से हार्मोन के लेवल में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ओवरी और यूट्रस में चेंजेस आए। जो ओवरी में चेंजेस आए वो पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से आए, जिनका नाम है एफएसएच और एलएच। अगर एफएसएच और एलएच ओवरी पे नहीं पहुंचते तो वो ओवरी को कभी स्टिमुलेट नहीं कर पाते फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करने के लिए या ओव्यूलेशन करने के लिए। और ओवरी से रिलीज हुए दो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो गए यूट्रस पे। तो इसमें ओवरियन हार्मोन का भी लेना देना है, दोनों ही चीजों का लेना देना है। आंसर हो जाएगा आपके पास डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हेल्दी फीमेल के अगर आप ओवरी देखोगे तो जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो आपको कब मिलेगा। मेच्योर तब होता है कि बस अब ओव्यूलेशन होने ही वाला है, ठीक है। तो इतना जल्दी आपको देखो 14th डे पर ओव्यूलेशन है, 5-8 डेज पर तो ब्लीडिंग ही चल रही होगी, 11 to 17 डेज इसमें 14 इसके बीच में आ गया ना बेटा, और तभी आपका ग्राफियन फॉलिकल सबसे ज्यादा मेच्योर होता है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि जब वो मेच्योर होता है वो तभी ओव्यूलेशन करता है। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट इन विच 3 पार्ट्स आर लेबल्ड एज ए, बी एंड सी। आपको उनको आइडेंटिफाई भी करना है और करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है। अगर मैं गोनाडोट्रोपिन्स की बात करूं तो गोनाडोट्रोपिन्स आपको पता है जो एलएच और एफएसएच को सिक्रीट करने के लिए कहेंगे, वो किसको कहेंगे, पिट्यूटरी को कहेंगे, पिट्यूटरी को कहेंगे। तो प्रोलिफेरेटिव फेज में हमें एलएच एफएसएच दोनों चाहिए, तो वो दोनों को ही इंक्रीज करवाएगा ऑफ कोर्स, है ना। ए भी इंक्रीज होगा, बी भी इंक्रीज होगा। और फिर फॉलिकल्स किसको सिक्रीट करेंगे, तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन और इनिबिन दो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो ईस्ट्रोजन यहाँ पर दे रखा है, तो ऑफ कोर्स आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहाँ पे आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। जो प्रोलिफेरेटिव फेस होता है जिसे फॉलिक्यूलर फेस भी कहते हैं, तो 2 हो गया। सिक्रीटरी को ल्यूटियल भी कहते हैं, तो 3 हो गया। मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन होती है, तो सी हो गया। तो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दोनों एलएच और एफएसएच है उनकी पीक आती है कौन से डे पे। देखो एफएसएच एलएच दोनों की पीक ओव्यूलेशन से जस्ट पहले आती है, तो आप 14th डे बोल सकते हो। मैंने ये डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत बार बच्चों को रिवाइज करवाया, मैं आपको दोबारा भी यहाँ पर करवा सकती हूँ, है ना। चलो भला हो जाएगा, इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बस ये खोल ले, एनसीईआरटी थोड़ा स्लो है इसका प्रोसेसर, हैवी फाइल है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन आता है बेटा, है ना। आपको भी पता है मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन आता है। आप एक बार ये पीक दोबारा से देख लेना, ये अगर इस टाइम पर ओपन हो जाती है तो मैं दोबारा आपको खोल के दिखा दूंगी, पर दोनों का पीक आता है। देखो प्रोजेस्टेरोन का एक ही बार पीक आता है ल्यूटियल फेस में, ईस्ट्रोजन का 2 बार पीक आता है, वो ओव्यूलेशन से पहले भी आता है, वो ल्यूटियल में भी आता है। एलएच एफएसएच का पीक जस्ट ओव्यूलेशन से थोड़ा सा पहले आता है, जिसमें एलएच का तो और भी बड़ा पीक आता है। तो आंसर होगा बी। तो आंसर यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ बेटा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलएच सर्ज। एलएच में सर्ज आता है ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, लेकिन बताना क्या है, इनकरेक्ट, उसको सर्कल करना। LH सर्ज इज रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटियल हार्मोन, वैसे इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, पर ये तो करेक्ट हो जाएगा, मुझे इनकरेक्ट बताना है। ये मिड साइकिल में आता है, हाँ, क्योंकि साइकिल 28 डेज की और ये 14th डे पे आता है। LH सर्ज की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन होता है, नहीं बेटा, ओव्यूलेशन के जस्ट बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, गलत है। और क्या उससे ओव्यूलेशन होता है, हाँ, तो मुझे इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, कोई नए फॉलिकल क्यों नहीं बनते ल्यूटियल फेज के दौरान, क्योंकि फॉलिकल्स बनाने के लिए चाहिए FSH और LH, और वो दोनों कम होते हैं, वो दोनों हाई नहीं होते बेटा, वो दोनों ही कम होते हैं, इसीलिए जब वो है ही नहीं तो फिर कैसे होगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट, नहीं होगा। ये PYQ भी है, आंसर आपके पास क्या होगा, A। अगला क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग विच चेंज अकर ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, अगर मैं ल्यूटियल फेज की बात करूं तो कॉर्पस ल्यूटियम आपको मिलेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल लिखा हुआ है, ओके यहाँ पे, फिर ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम लिखा हुआ है। ल्यूटियल फेज में होता क्या है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है ना। प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल तो फॉलिकुलर फेज में मिलेगा, सेकेंडरी से ग्राफियन फॉलिकल बनना भी आपको ओव्यूलेशन से जस्ट पहले मिलेगा, लेकिन ल्यूटियल फेज में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर चुका है और कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में और आपको करेक्ट बताना है, क्या ये ओव्यूलेटरी फेज में बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मतलब ओव्यूलेशन के बाद बनता है टेक्निकली, ओके हम देख लेते हैं। इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम का काम ही ये बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन ये सिक्रीट करेगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ही नहीं, मतलब अगर ओव्यूलेशन के बाद ही तो बनता है, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ, वैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन लिखना चाहिए था, तो ये टेक्निकली तो गलत है, ठीक है। द डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहा, जो कि उसका प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करके रख रहा था, तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ठीक है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट मुझे तो ठीक लग रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे करेक्ट चूज करना है, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी, फिर मैं इसको इनकरेक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ओव्यूलेशन के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता, उसके बाद बनता है, मतलब ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद बन रहा है, तो मैं ओव्यूलेटरी फेज में उसको ना रख के मैं ल्यूटियल फेज में रखना चाहूंगी, तो मैं इसको ना मान के 2 और 4 को करेक्ट ले लूंगी, आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में हम आ गए। जो स्पर्म्स पॉपुलेशन के दौरान रिलीज हुए वो फाइनली कहाँ पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब में, फाइनली बेटा वो एम्प्यूला में पहुंचते हैं, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, फाइनली उनको वहां पहुंचना है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब आप एम्प्यूलरी स्थमिक मत सेलेक्ट करना, अब आप इस एम्प्यूला ही सेलेक्ट करना, ये अपडेट हो चुका है, आंसर आपके पास क्या आएगा, सी, फर्टिलाइजेशन वहीं हो रहा है। ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी, सारी कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती, आपको करेक्ट रीजन बताना है, ऐसा क्यों। फर्टिलाइजेशन तब होगा अगर स्पर्म और ओवम एम्प्यूला पे एक साथ पहुंचे, है ना, ऐसा नहीं है कि स्पर्म बिफोर पहुंचे, बिफोर नहीं पहुंचाना है, साइमल्टेनियसली पहुंचाना है, ठीक है, ना तो ओवम बिफोर आना चाहिए ना स्पर्म बिफोर आना चाहिए, दोनों एक साथ आने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको डायग्राम दे रखा है ओवम का, है ना, और उसके आसपास कुछ स्पर्म्स है, तो जो स्पर्म ए है इस फिगर के अंदर, जो कि ये वाला स्पर्म है, वो ओवम को फर्टिलाइज करना चाह रहा है। स्पर्म ए कैसे इस बात को इंश्योर करे कि सिर्फ वो फर्टिलाइज करे और कोई नहीं, तो मेम्ब्रेन में चेंजेस लाता है, वो जैसे ओवम को टच करेगा वो उसके अंदर मेम्ब्रेनस चेंजेस करेगा, अब कोई और उसके अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा। तो जो चेंजेस इनिशिएट होते हैं, क्या वो कोरोना रेडिएटा में होते हैं, नहीं। क्या वो कोई केमिकल सिक्रीट करता है बाकी स्पर्म को मारने के लिए, नहीं। जोना पेल्यूसिटा में चेंजेस आते हैं, तो जोना पेल्यूसिटा में चेंजेस आते हैं जिसके बाद कोई और स्पर्म एंट्री नहीं ले पाता, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मेम्ब्रेनस कवर है ओवम का, है ना, जो कि ओव्यूलेशन के दौरान मिलता है, वो क्या है, जोना पेल्यूसिटा बेटा, वो जोना पेल्यूसिटा। बहुत जगह आपको इसका आंसर कोरोना रेडिएटा मिलता है, पर कोरोना रेडिएटा इज नॉट मेम्ब्रेनस, मल्टीपल मतलब सेल्स हैं यहाँ पे, है ना, मेम्ब्रेनस कवर तो जोना पेल्यूसिटा ही होगा बेटा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं एक्रोसोमल रिएक्शन की बात करूं जिसमें एक्रोसोम के एंजाइम स्पर्म की मदद कर रहे हैं एग को फर्टिलाइजेशन करने में, तो वो कब होगा, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेल्यूसिटा ऑफ द ओवा, है ना, जब उससे टच में आएगा बेटा तभी तो ये सारा काम शुरू करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू करेगा, यूट्रस में आके शुरू नहीं कर देगा, मेल में तो बिल्कुल शुरू नहीं करेगा, एंड्रोजेंस का कुछ लेना देना नहीं है, ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा, ए। आपको इवेंट्स मैच करने हैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से। फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो एम्प्यूला में होता है 4, 2 ऑप्शंस में मुझे दे रखा है। कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है तो 1, दोनों ऑप्शन में दे रखा है। एक्रोसोमल रिएक्शन तब होता है जब स्पर्म जोना पेल्यूसिटा के कांटेक्ट में आता है, 2 आया ना आंसर। और सेकेंडरी पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन से पहले रिलीज होती है पर स्पर्म एंट्री ले चुका होता है। ओव्यूलेशन की ऑफकोर्स बात हो रही है, स्पर्म की एंट्री की भी बात हो रही है, पर फर्टिलाइजेशन से पहले हो रही है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जो कि इम्प्लांटेशन करता है उसमें ब्लास्टोमियर्स होते हैं, वो ब्लास्टोमियर 2 लेयर में अरेंज्ड होते हैं। बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट होती है जो कि ट्रोफोएक्टोडर्म एंडोडर्म मतलब ट्रोफोएक्टोडर्म बनाती है वैसे तो ट्रोफोब्लास्ट है और वो एम्ब्रियोनिक कवरिंग बनाने का भी काम करती है जिसमें एमनियन, एलेंटोइन, योग सैक, कोरियन ये सब होते हैं। और अंदर होता है एक इनर सेल मास जिससे आपकी तीनों जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो आंसर क्या होगा? ए। एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो ब्लास्टोसिस्ट के कौन से सेल एम्ब्रियो बना रहे हैं? इनर सेल मास बना रहा है बेटा। एक्चुअली जो पूरा एम्ब्रियो की जर्म लेयर डेवलप हो रही है वो इनर सेल मास से डेवलप हो रही है। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है। तो आंसर आपके पास होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाएगा उसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, डी हो जाएगा। जो क्लीवेज होती है जाइगोट में, जैसे जैसे क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ एम्प्यूला में, फिर वो चलता जा रहा है इस्थमस से होता हुआ यूट्रस की तरफ और लगातार क्लीवेज भी चल रही है। वो क्लीवेज कौन सी डिवीजन है? वो माइटोटिक डिवीजन है। आंसर आपके पास होगा बी। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, सॉरी 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रुला, ये पूरी स्टेजेस चलती हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ट्रोफोब्लास्ट है ना, तो ट्रोफोब्लास्ट मुझे पता है मेरे ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है जो कि एंडोमेट्रियम से जुड़ने वाली है, तो ये 3 हो गया। मुझे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लीवेज में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, आंसर मेरे पास आ गया। इनर सेल मास ही एम्ब्रियो बनाने वाले हैं, तो 2 आ गया क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर एम्ब्रियो बनाएंगे। और इम्प्लांटेशन में मेरा ब्लास्टोसिस्ट जाकर एंडोमेट्रियम में एम्बेड कर जाता है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक फिगर दे रखा है, ओवम, फर्टिलाइजेशन, उसका पैसेज, फेलोपियन ट्यूब में सब। आपको ये 4 स्टेटमेंट देके इनकरेक्ट बताना है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी oocyte का होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हमेशा बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। मैं बार बार बता चुकी हूँ, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन होगा पर स्पर्म की एंट्री के बाद। 8 to 16 को आप मोरुला कहते हो, ये बात ठीक है। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वही जाकर एम्बेड करती है एंडोमेट्रियम में, ये बात भी ठीक है। जो इनर सेल मास होते हैं वो एम्ब्रियो बनाते हैं, ये बात भी ठीक है। मुझसे पूछा क्या? मुझसे इनकरेक्ट पूछा है, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? ए। मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? ए। लिख दें यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन है। ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसमें एक बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, एक अंदर इनर सेल मास है। जो ट्रोफोब्लास्ट है वही अटैच करती है एंडोमेट्रियम से, सही बात है, पर ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बता रहा है बस ट्रोफोब्लास्ट का काम बता रहा है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी उसे ही हम प्लेसेंटा कहते हैं, वही तो कनेक्शन है सारा का सारा। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा जो है इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। जी हाँ, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वो देगा, CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट को वो रिमूव करेगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ जी। वो एंडोक्राइन टिश्यू होता है और वो बहुत सारे एंजाइम बनाता है, एंजाइम नहीं बेटा, हॉर्मोन्स बना रहा है, उसका काम हॉर्मोन्स बनाने का है, एंजाइम्स बनाने का नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता? HCG होता है, HPL होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सन होता है और कोर्टिसोल वगैरह बॉडी में वैसे ज्यादा सिक्रीट होते हैं, पर प्लेसेंटा से कौन कौन सा आ रहा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL और एक रिलैक्सिन लिख रहे हैं, वैसे तो वो सिक्रेटेड बाय ओवरी होता है। पर LH कहाँ का हार्मोन है? पिट्यूटरी हार्मोन है, प्लेसेंटा का नहीं है। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन ये सब ब्लड में बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ये फीटल ग्रोथ में भी मदद करते हैं, मदर के मेटाबॉलिक चेंजेस में भी हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी भी मेंटेन करते हैं। ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है कि इसीलिए मतलब कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन उस दौरान मदर की बॉडी में भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो फीटल ग्रोथ में मदर को सपोर्ट करती हैं ये सारी चीजें। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीटस में लिम्स और डिजिट्स का डेवलप होना कब होता है? तो बेटा हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट मंथ में हार्ट और सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स, तो सेकंड मंथ के एंड तक लिम्स और डिजिट्स बन जाएंगे। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन है, प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। जी हाँ, वो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन बनाता है, वैसे एनसीईआरटी लिखती है रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, है ना, मतलब एक्चुअली ऐसे लिखते हैं कि इट्स आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी, और हमें पता है रिलैक्सिन ओवरी से सिक्रेट हो रहा है। तो द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी कि असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, पार्चुरेशन के सिग्नल कहां से आते हैं? तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा दोनों से आते हैं, काफी रिपीटेड PYQ है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन मैच करना है आपको। जेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड होता है ना, तो ये हो गया 2 मुझे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। पार्चुरेशन मतलब बर्थ हो रहा है बेबी का, राइट।
तो पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ फीटस, तो ये हो गया 3 मुझे इस ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर आ गया। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे और बर्थ के बाद प्लेसेंटा भी बाहर एक्सपेल आउट होता है ना, आफ्टर बर्थ कहते हैं उसको, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मिल्क इजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन कराता है, मिल्क लेट डाउन कहते हैं, और फीटल इजेक्शन के लिए भी आपको ऑक्सीटोसिन चाहिए, उसे बर्थ गिविंग हार्मोन भी कहते हैं, उसे लव हार्मोन भी कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलोस्ट्रम में क्या है, एंटीबॉडीज है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, बेबी को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी हैं, एंटीबॉडीज भी हैं और न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो अगेन आंसर क्या होगा डी। अगेन आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैमरी ग्लैंड्स जो फीमेल की हैं उनमें डिफरेंशिएशन होता है पार्चुरेशन होने के बाद, बिफोर पार्चुरेशन लिखती है वैसे तो एनसीईआरटी, बिफोर पार्चुरेशन लिखती है, और लैक्टेशन ऑलवेज स्टार्ट्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अगेन मैं आपको एनसीईआरटी की यहाँ पे ना लाइन थोड़ी सी पढ़ा देती हूँ। अगर आप मैमरी ग्लैंड्स की भी बात करेंगे तो देखो लिखा हुआ है दे अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आफ्टर पार्चुरेशन नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है। रही बात मिल्क प्रोड्यूस करने की, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट के टाइम पे लैक्टेशन शुरू हो जाता है, तो ये दोनों चीजें मतलब आप ऐसे नहीं कहोगे कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ होती है, मैमरी ग्लैंड्स तो प्रेगनेंसी के दौरान और ये टुवर्ड्स द एंड हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आंसर हो जाएगा डी। अब हम एंट्री कर रहे हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखो, जो ईस्ट्रस साइकिल होती है जो बाकी मैमल्स में हो रही है वो फीमेल मैमल्स में दिखती है अदर देन प्राइमेट्स, बिल्कुल सही बात है, प्राइमेट्स में नहीं, हम में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ईस्ट्रस साइकिल में भी काफी ब्लीडिंग हो रही है जो कि 5 से 7 दिन चलती है, नहीं बेटा वो हमारा केस है, जैसे 5 से 7 दिन ब्लीडिंग चलना वो हमारा केस है, वो ईस्ट्रस साइकिल का नहीं है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर हो जाएगा सी। अगला असर्शन रीजन कह रहा है यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्लैडर एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू द पीनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, उसे ही हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, पीनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, वो एक स्पेशल टिश्यू का बना हुआ है जो कि उसे इरेक्शन में भी मदद करता है और इंसेमिनेशन यानी कि सीमेन को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने में भी फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों ऑफकोर्स दो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर होगा बी। जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का, उसके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एनर्जी देता है मूवमेंट के लिए, है ना, टेल की मूवमेंट के लिए, तो स्पर्म मोटिलिटी के लिए वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ह्यूमन मेल एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट कर देता है एक प्रोसेस में ड्यूरिंग कॉइटस, बिल्कुल सही बात है, पर ऑफकोर्स ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। फिर से आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बी। असर्शन कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट्स में होती है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी पे शुरू होता है, उसे मेनोपोज कहते हैं, नहीं उसे मेनार्क कहते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपोज कहते हैं, फर्स्ट को मेनार्क कहते हैं, तो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो डार्क रीजन निपल्स के अराउंड मिलता है उसे एरियोला कहते हैं। एरियोला हैज एरियोलर ग्लैंड्स जो कि निपल के सरफेस को मॉइस्ट रखता है, बात बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए वहां पर वो एरियोला प्रेजेंट है क्योंकि वो उसको मॉइस्ट रखने में मदद करता है, तो रीजन भी करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आंसर हो जाएगा ए। फिर असर्शन कह रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग कर रखी है दो तरीके के सेल्स ने, उसमें स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करते हैं फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, जबकि जो सर्टोली सेल होते हैं वो न्यूट्रिशन देते हैं जर्म सेल को, तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, इसीलिए ये दोनों सेल हैं। क्यों ये दोनों सेल, एक स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है दूसरा न्यूट्रिशन दे रहा है, तो यहाँ पे बेटा आंसर आपके पास क्या चला जाएगा, आंसर आपके पास क्या चला जाएगा ए, आंसर आपके पास क्या चला जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन फिर से हमारे पास आ रहा है, देयर आर 2 यूट्रस, क्या हमारे पास 2 यूट्रस हैं, यही गलत हो गया है ना, एक किडनी के दोनों साइड पे, तो 2 यूट्रस नहीं है, ना ही वो मैंगो शेप का है, इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है और एक ही होता है। यूट्रस को बोन सपोर्ट करती है, नहीं लिगामेंट्स है, इट इज अटैच्ड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ ब्रॉड सर्विक्स। अगेन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय बोन्स, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, तो ये भी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ कोर्स गलत है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम एंट्री ले रहे हैं किसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में। चलो तो ये तो बढ़िया बेटा बेस्ट तरीका होता है जानने का कि एनसीईआरटी कितनी आ रही है, अब एक एक करके देखते जाना। स्क्रोटम जो है वो कितना लो टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, इतना लो मेंटेन करने में मदद करता है। टेस्टिस इज डैश इन शेप, ओवल है, टेस्टिस कैसा है, ओवल इन शेप है। अच्छा, टेस्टिस का साइज क्या है, मतलब लेंथ में कितना है और विड्थ में कितना है, तो लेंथ उसकी ज्यादा होती है 4 to 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने,
विड्थ थोड़ी कम है, 2 to 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। अगला क्वेश्चन देखो, टेस्टिस में कितने लोब्यूल हैं? तो एक टेस्टिस में 252, एक टेस्टिस में 250 के अराउंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो 250 के अराउंड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द डैश अंडरगो मियोटिक डिवीजन, जिससे फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन होगा। जो मियोसिस शुरू करी वो किसने करी? स्पर्मेटोगोनिया ने, जिसको आप जर्म सेल भी कह सकते हो। एनसीईआरटी यहाँ पे जर्म सेल बोलती है। अगर आपके दिमाग में जर्म सेल आ रहा है वो भी ठीक है, अगर आपके दिमाग में स्पर्मेटोगोनिया आ रहा है वो भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लैंड्स पीनिस एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरस्किन या प्रिप्यूस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोरस्किन या प्रिप्यूस। अगला देखो, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड डैश। मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स में पेयर्ड क्या क्या है? सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, आपको पता है। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, आपको पता है। बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड है, आपको पता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड है, आपको पता है। और सिंगल कौन सी ग्लैंड है? प्रोस्टेट। सिंगल कौन सी ग्लैंड हो जाएगी बेटा आपके पास? प्रोस्टेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, सिक्रीशंस ऑफ डैश ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस। लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस के लिए जो ग्लैंड आपको चाहिए वो बल्बो यूरेथ्रल है बेटा। कौन सा है? बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने रिवाइज किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 9, जो स्पर्मेटिड्स हैं उसको आप स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर करते हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। एंड्रोजन इसको स्टिमुलेट करता है, सॉरी एफएसएच सर्टोली सेल को कहता है, और सर्टोली सेल सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं, तो वहां पर स्पर्मियोजेनेसिस आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, उस रिलीज को आप क्या बोलते हो? स्पर्मिएशन। अगला क्वेश्चन देखो, जो LH होता है वो किस सेल्स के पास जाता है किस चीज का सिंथेसिस करने के लिए? तो वो लेडिक सेल्स के पास जाता है और एंड्रोजन का सिक्रीशन करने के लिए। वो लेडिक सेल्स के पास जाता है एंड्रोजन का सिक्रीशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, एफएसएच किस कौन से सेल पे काम करता है? वो सर्टोली सेल पे काम करता है, जो आपके नर्व सेल है उनके पास जाता है, उन्हें स्टिम्युलेट करता है, तो वो कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं, और वो फैक्टर्स किस में मदद करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में। वो फैक्टर्स किस में मदद करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में। ऐसे क्वेश्चंस हमने पीवाईक्यू में भी काफी करे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। स्पर्म्स के साथ क्या मिला दो तो सीमेन बनेगा? सेमिनल प्लाज्मा। जो आपके ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, मेल में ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर सीमेन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ओवरीज आर डैश फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरीज होती है। अच्छा, अगला देखो, ओवरीज प्रोड्यूस डैश एंड सेवरल डैश हार्मोन। तो ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रही है? ओवरी एक तो गैमेट बना रही है। सबसे पहली बात एनसीईआरटी लिखती है कि जो आपका ओवम है, जो आपका फीमेल का गैमेट है, वो भी ये बना रही है, और साथ में बहुत सारे ओवेरियन हार्मोन्स भी बनाती है, और एक्चुअली वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स है ना। वो कैसे हार्मोन्स हैं? वो स्टेरॉइडल हार्मोन है, और वो किसकी बात करी है? एक्चुअली वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात करी है मेजरली। ऑल्दो इसमें रिलैक्सिन इनिबिन भी आएगा, पर ये दोनों मेजरली हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओवरियन का जो स्ट्रोमा है वो 2 जोन्स में डिवाइडेड है। पेरिफेरल की तरफ आपको क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? मेड्यूला। अंदर की तरफ क्या मिलेगा? मेड्यूला। अगला क्वेश्चन देखो, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, जैसे आपने अभी टेस्टिस देखा था कि वो 4 to 5 सेंटीमीटर में, 2 to 3 सेंटीमीटर में। फेलोपियन ट्यूब तो ऑब्वियसली लंबी होगी बेटा, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, किसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं? ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था एंडोमीट्रियम में। यूट्रस की कौन सी लाइनिंग में साइक्लिक चेंजेस आते हैं? एंडोमीट्रियम में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करूं तो, और कॉन्ट्रैक्शन किस में देखने को मिलेगा? मायोमेट्रियम में, क्योंकि वो तो मसल में ही देखने को मिलेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्शन किस में देखने को मिलेगा? मायोमेट्रियम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लिटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है दैट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ व्हाट? ये किसके अपर जंक्शन पे आपको मिलती है? लेबिया माइनोरा। किसके जंक्शन पर मिलती है? लेबिया माइनोरा। और ये किसके अबव है? यूरेथ्रल ओपनिंग के अबव है। किसके अबव है? यूरेथ्रल ओपनिंग के अबव है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज हो रही है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ईच ब्रेस्ट में, वो भी लोब्स में डिवाइडेड है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, तब ऑप्शन के साथ किया था, बिना ऑप्शन के। तो कितने लोब्स हैं? 15 से 20 लोब्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपके सारे एल्वियोलाई होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से सेल्स हैं जो मिल्क सिक्रीट करते हैं? एल्वियोलाई के सेल्स हैं, उसी में तो एल्वियोलाई है। मेमोरी लोब्यूल्स जो आपके पास हैं 15 से 20, हर लोब्यूल में बहुत सारे एल्वियोलाई है, वो मिल्क बना रहे हैं। एल्वियोलाई किसमें जाकर ओपन करता है? तो बोलते हैं एल्वियोलाई सबसे पहले ओपन कर, मतलब ल्यूमेन में मिल्क आ रहा है,
पर एल्वियोलाई किसमें ओपन कर रहा है? मैमरी ट्यूब्यूल्स में। हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें लिखा था कि मिल्क एल्वियोलाई से पहले कहाँ जाएगा, तो उसके ल्यूमेन में जाएगा, वो गलत बात नहीं थी। लेकिन एल्वियोलाई किसमें ओपन करता है? मैमरी ट्यूब्यूल्स में। फिर बहुत सारी मैमरी ट्यूब्यूल्स मिलकर जो है आपके पास मैमरी डक्ट बनाती है। वो एम्प्यूला में खुलता है, वो लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है और फिर वो जाता है बॉडी के बाहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 23 हो गया मेरे पास, है ना। तो बहुत सारे मैमरी डक्ट्स होती हैं जो कि ज्वाइन कर कर क्या बनाती हैं? तो मैमरी ट्यूब्यूल्स, मैमरी डक्ट्स, वो एक वाइडर ओपनिंग में खुलती है जिसको हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला, है ना। एम्प्यूला फिर किससे कनेक्टेड होती है? लैक्टिफेरस डक्ट से, और फिर उससे मिल्क जाएगा बाहर, फिर वहां से मिल्क जाएगा बाहर। तो ये मेन डक्ट, लास्ट डक्ट लैक्टिफेरस डक्ट होती है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो मेल में क्या है? टेस्टिस है, आपको पता है, और फीमेल में क्या है? ओवरीज है, ओवरीज है। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। स्पर्मियोजेनेसिस हो गया मतलब स्पर्मेटोजोआ बन चुका है। तो जो स्पर्म का हेड है वो किससे अभी भी जुड़ा रहता है? सर्टोली सेल से, और उसका रिलीज होना उसे ही स्पर्मिएशन कहते हैं। लेकिन अभी हेड किससे जुड़ा हुआ है? सर्टोली सेल से। अगला क्वेश्चन देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस किस एज पे शुरू होगा? जब प्यूबर्टी आएगी उस एज के अराउंड शुरू होगा, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और उस दौरान किसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज हो रहा है? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो फिर गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करेगा जिसमें एफएसएच चले जाता है, पर सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी oocyte किसमें अरेस्ट हो जाती है? पहले प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के डिप्लोटिन में रुक गई, फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 के मेटाफेज में जाकर रुक जाती है। तो एक्चुअली ये रुकती है मेटाफेज 2 में, एक्चुअली ये जाके रुकती है मेटाफेज 2 में। अगला क्वेश्चन देखो, ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट अबाउट कितने मिलियन स्पर्म? एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म, एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस, विच बिफोर ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मतलब आउट ऑफ विच एक्चुअली बोलना चाहिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट कितना परसेंट को नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए? 60% का, और उस 60% में से 40% को तो विगरस मोटिलिटी भी शो करना चाहिए, है ना। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो 29, जो सेकेंडरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, वो फिर कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल में। उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं एंट्रम। ऐसा हम मैच द फॉलोइंग कर चुके हैं बेटा, टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम मिलेगा। 30 देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट यानी ओवम का बन जाना, उसको आप क्या बोलते हो? oogenesis, है ना। स्पर्म का बनना इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना इज ऑफ कोर्स oogenesis। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होती है ओव्यूलेशन के दौरान तो वो क्या रिलीज करती है? सेकेंडरी oocyte। वो क्या रिलीज करती है? सेकेंडरी oocyte। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ओव्यूलेशन, जो LH सर्ज की वजह से ट्रिगर होता है। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमेट्स में मिलती है उसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और जो नॉन प्राइमेट्स में मिलती है उसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, जो सबसे पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो कब बिगिन करती है? बिगिन्स एट प्यूबर्टी। वो कब शुरू होती है? एट प्यूबर्टी शुरू होती है, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम मेनार्क कहते हैं। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन रिपीट होती है एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 डेज। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है? 28 to 29 डेज, 28 और 29 डेज। मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट कितने दिन में हो जाता है? 5 से 7 दिन में मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट हो जाता है। तो एनसीईआरटी अगर अपने देखें तो वहां एग्जैक्ट जो डेट लिखी हुई है वो 3 to 5 डेज की लिखी हुई है, तो वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन किसकी होती है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन होती है। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? एंडोमेट्रियम, साथ में ब्लड वेसल्स भी शेड हो रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियम। और देखो मतलब बिना ऑप्शंस के आप सब रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं फॉलिकुलर फेज की बात करूं तो ओवरी में चेंजेस होते हैं, है ना, और यूट्रस में भी होते हैं। तो इनको कौन इंड्यूस कर रहा होता है? कौन से हार्मोन्स इंड्यूस कर रहे होते हैं? एफएसएच और एलएच, वही तो है मेजर गोनाडोट्रोपिन्स जो कि अफेक्ट करेंगे। तो एफएसएच आ जाएगा इसके अंदर और एलएच आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर मैं एफएसएच और एलएच की बात करूं तो ये दोनों किसको अफेक्ट करते हैं? ओवरी को। किसको अफेक्ट करते हैं? ओवरी को। हमसे तो यूट्रस भी पूछ रहे हैं, तो हमें दोनों वे में आंसर करना पड़ेगा कि ओवरी के चेंजेस वो एफएसएच एलएच की वजह से हैं, तो वो किसके हार्मोन है? पिट्यूटरी के। तो पिट्यूटरी के हार्मोन, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। और यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आते हैं, वो कौन से हार्मोन है? ओवेरियन हार्मोन। तो ये लिखना ज्यादा ठीक होगा, बट आई होप आपको समझ में आ गया, और ऑप्शन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। दोनों जो एलएच और एफएसएच है उनकी पीक आना, है ना, कब आती है? 14th डे के लगभग आती है, क्योंकि जब जहां ओव्यूलेशन होना होता है वहां पर आती है, जहां ओव्यूलेशन होना होता है वहां पर आती है, तो इसको बोलते हैं मिड साइकिल,
इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिड साइकिल, 14th डे पे दोनों की छोटी सी पीक आती है, मैंने आपको दिखा रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन में सीज यानी बंद हो जाना, तो कब, कौन सा डेट दे रखा है कि 50 ईयर्स के अराउंड मेनोपॉज आता है, तो तब तक ये बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, उसे ही तो हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने बच्चे बिना ऑप्शंस के ये मैक्सिमम जो है आंसर्स उनको ठीक कर पाए थे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी हो गया सेकेंडरी oocyte से, तो क्या क्या बनेगा, एक ओवम बनेगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। एक ओवम बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो, द डैश डिवीजन स्टार्ट्स एज जाइगोट मूव्स टुवर्ड्स द इस्थमस। अब जाइगोट बन गया, वो जब मूव करता है तो कौन सा डिवीजन शुरू होता है, माइटोटिक डिवीजन शुरू होता है। कौन सा डिवीजन शुरू होता है, माइटोटिक डिवीजन शुरू होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, वो एक आउटर लेयर में है, उस आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर सेल्स का गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास। उसे हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 44, जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड किसके थ्रू होता है, थ्रू अम्बिलिकल कोड। किससे कनेक्टेड होता है, थ्रू अम्बिलिकल कोड, है ना। और जो आपकी प्लेसेंटा है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करती है, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं, जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो वो हार्मोन सिक्रीट करती है, एंजाइम नहीं, इसीलिए वो किसकी तरह बिहेव करती है, एंडोक्राइन टिश्यू। आपने कितने सारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ट्रू और फॉल्स। देखो जरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होगा, प्राइमरी नहीं होगा। मैंने आपको बोला गोनिया और प्राइमरी ये डिप्लॉइड होते हैं, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस बिफोर बर्थ शुरू नहीं होता, दैट इज फॉल्स। oogenesis हो जाता है, स्पर्मेटो नहीं होता। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पहले मियोटिक डिवीजन के बाद बनता है, ये बात तो ठीक है। सॉरी, ये बात ठीक नहीं है, मैं भी क्या बोल रही हूँ, ये बात ठीक नहीं है। पहले मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज, कि वो अब कौन सा डिवीजन करेगा, तो वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है, इसीलिए ये फॉल्स है। हर ओवरी की जो लेंथ बता रखी है वो 5 to 8 सेंटीमीटर की बता रखी है, तो वो 2 to 8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, इसीलिए ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, ये सब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, नहीं, ये फीमेल की एक्सेसरी डक्ट्स हैं, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। यूट्रस की शेप एप्पल की तरह, नहीं, इन्वर्टेड पेयर की तरह, नाशपति, उल्टा नाशपति। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, ये बात हो जाएगी ट्रू। एक फंक्शनल मैमरी ग्लैंड हर फीमेल एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, नहीं, फीमेल मैमल का होता है। हर फीमेल एनिमल नहीं लिखना चाहिए था, मैमल लिखना, तो ऑफकोर्स ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो स्पर्म का हेड होता है उसके पास एक एलोंगेटेड डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हेड में जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है बेटा, क्योंकि ये गैमेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय मदर। देखा जाए तो ये ज्यादा ठीक बात है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम आएगा या एक्स क्रोमोसोम आएगा ये तो फादर ही डिटरमाइन करता है। पार्चुरेशन को इंड्यूस एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हार्मोन्स की वजह से भी है और न्यूरल कंट्रोल भी है। जो सिग्नल है पार्चुरेशन का वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली नहीं, मेटर्नल प्लेसेंटा एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस दोनों से आता है, दोनों से आता है, तो ये फिर से हो जाएगा फॉल्स। मैच द फॉलोइंग पे हम आ गए हैं, चलिए। मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू है, ये क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू है, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, मॉन्स प्यूबिस क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू है, तो ए के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। लेबिया मेजोरा क्या है, इट्स अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, है ना, या फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, तो फ्लैशी वाला ये होता है, फ्लैशी वाला मेजोरा होता है, तो ये हो जाएगा 4। फिर अगर मैं बात करूं क्लिटोरिस की, तो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हो जाएगा 2। और मैं माइनोरा की बात करूं तो इट्स अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, तो ये हो जाएगा 1, वो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। आगे देखो, फिर से एक मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन में स्पर्म्स रिलीज होंगे। स्पर्म्स कहां से रिलीज होंगे, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनसेमिनेशन में स्पर्म्स कहां आते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर, है ना, इनटू द वजाइना। और इजैक्यूलेशन में क्या है, बस मेल के बाहर। इजैक्यूलेशन का मतलब है स्पर्म मेल के बाहर, लेकिन इनसेमिनेशन का मतलब होता है फीमेल के अंदर। तो एकदम सीधा सीधा करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, वो तो खूब डिवाइड कर रहा है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिसाइड करता है कि मैं मियोसिस में एंट्री लूंगा, तो वो मियोसिस 1 करता है। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है फिर वो मियोसिस 2 करता है।
और जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं उनको बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है स्पर्म्स में, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है स्पर्म्स में, उसे ही स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ए का इट इज 1, बी का इट इज 3, सी का इज 2 एंड डी का इज 4। मतलब आप देखो बिना किसी ऑप्शंस के इनको कर पा रहे हो। अगर मैं 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूं तो हार्ट बनता है, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूं तो लिम्स और डिजिट्स बनते हैं, पहला ट्राइमेस्टर खत्म होते ही मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं और 5th मंथ पे पहली मूवमेंट आती है। तो ए आपके पास हो जाएगा 1, बी आपके पास हो जाएगा 4, सी आपके पास हो जाएगा 2 और डी आपके पास हो जाएगा 3। ये आपके आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ आपने खत्म कर लिया पूरा एनसीईआरटी रिकॉल। बहुत होलसम लेक्चर था, बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिए, खूब सारे फिल इन द ब्लैंक्स किए, जिससे हमने उनको दोबारा से रिवाइज भी किया, हमने ट्रू फॉल्स भी किए, हमने मैच द फॉलोइंग भी किए और अब हम तैयार हैं इस चैप्टर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी t.me/anandmani001 पे। मेरा नाम बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, तो माय नेम इज नितिका बत्रा। माय नेम इज नितिका बत्रा। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं या मेरे साथ पेड बैचेस में वो तो जानते हैं, पर आप जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, माय नेम इज नितिका बत्रा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझे जरूर बताइएगा, है ना, क्योंकि मैं ट्रैक रखती हूँ कि मेरे बच्चे कितना सिक्योर कर रहे हैं और वो कितना 2025 के एग्जाम में ले लेंगे। और प्लीज सीरीज के साथ रेगुलर रहो, नहीं रहोगे अभी थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन कर दोगे तो आते जाते नंबर छोड़ दोगे। इनको भी अगर कर लेते हो तो आपके 320 नंबर या 300 पार नंबर कहीं पर भी नहीं गए। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले चैप्टर के साथ।